प्रिय विद्यार्थियों, द्वितीय वर्ष के इस प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम अब तक रीतिकाल के नामकरण और रीतिकाल की जो विभिन्न प्रवृत्तियां थी उनके बारे में विचार करते आए थे। आज मैं आपको सतसई परंपरा के बारे में कुछ परिचय देना चाहूँगी। सतसई का मतलब होता है 700 दोहों की रचना। सतसई यानी 700 दोहों की एक रचना या एक ग्रंथ जो सतसई कहलाता है। रीतिकाल में जैसा अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि यहाँ इस काल में जो कवि थे वो आश्रयदाताओं के आश्रय में रहा करते थे, राजा महाराजाओं के आश्रय में रहा करते थे। फलस्वरूप वो नित नए पदों की रचना करके उनको प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा में प्रस्तुत करते थे। तो काव्य रचना जो है या उस समय का जो काव्य है वो बहुत समृद्ध रहा और कुछ कवियों ने 700 दोहों की रचना जो सतसई कहलाई उसकी रचना की। सतसई रचनाकारों में बिहारी का प्रमुख स्थान है। महाकवि बिहारी की जो सतसई है उसके बारे में कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। यानी ये दोहे ऐसे थे जो दिखने में बहुत छोटे थे, लेकिन इनका जो भावार्थ था वो हृदय में गहरे तक बैठ जाने वाला था। तो बहुत ही चमत्कारिक तरीके से इन्होंने अपने छोटे छोटे पदों में इतने गहन भावों को भरा कि तारीफ़ काबिल था। ये प्रश्न बिहारी सतसई या सतसई परंपरा का प्रश्न जो है वो अक्सर आपके पेपर में आता है। तो उसी तरीके से मैं आपको महाकवि बिहारी और जो सतसई परंपरा है उसका परिचय आज करवाती हूँ। सतसई परंपरा का परिचय एवं बिहारी का उसमें स्थान, ये प्रश्न जो है वो अक्सर पेपर में पूछा जाता है। तो आप इसे ध्यान से सुने और हम इस विषय में आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने पहले भी आपसे चर्चा की थी कि श्रृंगार काल के कुछ रीतिबद्ध कवि जो थे उन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे। यानी पहले काव्य में प्रयुक्त जो अलंकार आदि हैं उनके लक्षण न लिखकर केवल उदाहरण प्रस्तुत किए। यानी सिर्फ पदों की रचना की, पदों में आने वाले अलंकारों के लक्षण प्रस्तुत नहीं किए। जिन कवियों ने लक्षण प्रस्तुत किए उन्हें रीतिबद्ध कवि कहा गया और उन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे। परंतु जिन कवियों ने लक्षण न लिख करके, लक्षण ग्रंथ न लिख करके और केवल उदाहरण प्रस्तुत किया, परंतु इन्होंने उन रीतियों की जानकारी का पूरा पूरा उपयोग किया, यानी इनके काव्य में अलंकारों या चमत्कारों का कोई कमी नहीं थी। इसलिए इनके काव्य का पूर्ण जो रस अवगाहन है वो करने के लिए रीति शास्त्र का ज्ञान आवश्यक है। यानी रीति ग्रंथों का इन्होंने पूर्ण रूप से प्रयोग किया। इन्होंने अपनी रचनाओं में चमत्कार प्रदर्शन का थोड़ा खुला प्रयत्न किया। जो सतसई परंपरा है इसके कवियों के बारे में पंडित विश्वनाथ मिश्र जो हैं वो कहते हैं कि रीति या शास्त्र की जो ज़मीन है उस पर इन्होंने पच्चीकारी की है। इसी के बिना रीति या न्याय का भेद आदि की पक्की जानकारी उनके बहुत से जो छंद हैं उनका अर्थ ही उस बारे में प्रतीत नहीं होगा। अर्थात इन्होंने बंधान रीति के बल पर ही बांधा है और उसमें टेढ़े सीधे मार्ग निकाले हैं। यानी चले तो ये रीतिबद्धता के आधार पर हैं, लेकिन अपनी चमत्कार प्रियता, अपनी भाव प्रवणता और अपनी अधिक ज्ञान के कारण या अपनी विद्वता के कारण इन्होंने उसमें टेढ़े सीधे मार्ग निकाले हैं और काव्य को और अधिक श्रेष्ठता प्रदान की है। रीति के भार से इनकी कविता लक्षण ग्रंथ के प्रणेताओं की जो कृतियाँ थी उनकी अपेक्षा कम दबी है। यानी रीति का भार इन पर कम था। इन्होंने बंधनों को ढीला कर लिया और इससे इनमें कुछ ऐसी उक्तियाँ भी मिलती हैं
जो शुद्ध शास्त्र स्थिति संपादन की इच्छा रखने वालों में भी नहीं मिल पाती। बिहारी ऐसे ही कवियों में प्रमुख हैं, यानी जिन कवियों ने लक्षण ग्रंथ लिखे और बहुत श्रेष्ठता और विद्वतापूर्ण काव्य लिखा, तो उनके काव्यों में भी उतनी मार्मिकता, उतनी हृदयग्राह्यता, उतनी श्रेष्ठता नहीं है जितनी कि इन कवियों के अंतर्गत आ गई थी। और इन कवियों में यानी जो रीतिबद्ध जो कवि हुए हैं और जिन्होंने रीतिबद्ध नहीं, रीति से मुक्त होकर के जो चले हैं, उन कवियों में महाकवि बिहारी लाल जो हैं वो प्रमुख थे। ये श्रृंगार काल के सर्वाधिक लोकप्रिय और उत्कृष्ट काव्य कला के शिल्पी थे। ये माथुर चौबे थे और इन्होंने राजा जय सिंह के दरबार में रहते थे। आपके पेपर में ये प्रश्न भी कई बार आता है कि जैसे बिहारी किस राजा के दरबार में रहा करते थे या किस राजा के दरबारी कवि थे। तो आपके लिए ये जानकारी मैं फिर से दोहराती हूँ कि ये मिर्ज़ा राजा जय सिंह, महाराज जय सिंह के दरबार में रहते थे। इनकी सत्सई में रीति के आधार पर सुंदर कविता का सृजन हुआ और ये रीति ग्रंथ नहीं है। आचार्य शुक्ल जो हैं, इन्होंने बिहारी की सत्सई की प्रशंसा करते हुए कहा है कि श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सत्सई का हुआ, उतना किसी ग्रंथ का नहीं हुआ। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। इसकी 50 टीकाएँ रची गई हैं। पंडित पद्म सिंह शर्मा भी यही कहते हैं कि महाकवि बिहारी लाल का स्थान बहुत ऊंचा है। श्रृंगार, रस वर्णन, पद विन्यास, अर्थ गांभीर्य, स्वभावोक्ति, स्वाभाविक बोलचाल आदि खास गुणों में वह उनके बराबर का कोई नहीं है। बिहारी से पूर्व भी रीति काव्य की रचना हुई और उनके बाद भी सत्सई का पर्याप्त अनुकरण हुआ। रीति काव्य की परंपरा का जब हम विवेचन करेंगे तो हमें पता लगेगा कि महाकवि बिहारी का स्थान जो है वो कहाँ रहा। तो सत्सई परंपरा की जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि श्रृंगार रस का जो रस राजस्व था वो संस्कृत में भी स्वीकार किया जा चुका था। यानी संस्कृत में भी जो काव्य लिखे गए उसमें श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा गया। पहले जयदेव ने गीत गोविंद में राधा कृष्ण को नए रूप में प्रस्तुत किया और विद्यापति ने अपनी काव्य की प्रेरणा जयदेव के गीत गोविंद से ली। श्रृंगार काल की पृष्ठभूमि में विद्यापति और सूरदास तथा अष्टछाप के जो कवि जिन्होंने कृष्ण के माधुर्य स्वभाव को लेकर रचनाएं रची, किंतु बिहारी ने राधा कृष्ण को भक्त कवियों से भिन्न रूप में रखा। रीति काव्य पर संस्कृत की रीति कविता का प्रभाव पड़ा। संस्कृत में जब रीति शास्त्र का निर्माण हुआ तो उसके जो पूर्वकालीन जो कवि थे उनके उदाहरण के रूप में कविता का सृजन किया गया। जैसे कवि अमरू का अमरू शतक ऐसा ग्रंथ है जिसमें के श्लोकों में नायिका भेद का विशद वर्णन हुआ है। सातवाहन हाल ने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती का संकलन किया। ये मैं आपको बिहारी की सप्तशती की पूर्व पेटिका बता रही हूँ, यानी उनसे पूर्व जो सप्तशतियाँ लिखी गईं उनके बारे में आपको बता रही हूँ। इसमें ये जो सातवाहन हाल प्राकृत भाषा में जो गाथा सप्तशती का संकलन किया, इसमें ग्राम्य जीवन के सादे चित्रों का बाहुल्य है। यानी 700 पद तो लिखे गए परंतु इनका विषय अलग था। ग्राम्य जीवन के सादे चित्रों का इसमें बाहुल्य था और इसमें नायक नायिका के उदाहरण लोग खोजते हैं परंतु इसमें विषय भिन्न था। आगे चलकर आचार्य गोवर्धन ने गाथा सप्तशती से प्रेरणा लेकर आर्या सप्तशती की रचना की। इसमें भी नायिका भेद का चमत्कार संस्कृत भाषा में है और इसी की छाप पर 18वीं शताब्दी में अल्मोड़ा के विश्वेश्वर कवि ने भी एक आर्या सप्तशती की रचना की। इन सारी स्थितियों के बाद आचार्य डॉक्टर हजारी प्रसाद
ने प्राचीन साहित्य में शतसई एवं शतक की परंपरा का उद्घाटन करते हुए ये बताया कि वस्तुतः 700 या 700 फुटकर पद्यों के संग्रह के रूप में काव्य रचना की प्रथा इस देश में पुराने काल से होती आ रही है। गीता में 700 श्लोक हैं। जोड़ बटोर कर चंडी पाठ के श्लोकों की संख्या को भी 700 बनाने की कोशिश की गई। प्राचीन भारत में कवि लोग प्राय अपनी फुटकल पद्यों की रचनाओं को भी संख्या परक नाम दे दिया करते थे। इसके आगे डॉक्टर द्विवेदी जी ने सत्सई आदि ग्रंथों की परंपरा का विकास संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश में दिखाते हुए बिहारी की सत्सई की महत्ता का प्रकाशन किया और कहा कि बिहारी की सत्सई किसी रीति मनोवृत्ति की उपज नहीं है, यह एक विशाल परंपरा को संभवतः अंतिम बिंदु तक ले जाती है। इस तरह सत्सई परंपरा की जो पूर्व पीठिका है, यानी बिहारी से पूर्व जो सत्सई लिखी गई, उनके बारे में मैंने आपको बताया। आपको ये सब इसलिए भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि अगर ये प्रश्न आप तैयार करते हैं सत्सई परंपरा, तो पारंपरिक रूप से सत्सई का आरंभ कब हुआ और किस प्रकार वो आगे तक बढ़ती रही, ये क्रम मैंने आपको इस व्याख्यान में बताया। आगे हम देखेंगे कि इस सत्सई परंपरा में संस्कृत के कवियों का क्या प्रभाव पड़ा और बिहारी की सत्सई इन सब सत्सइयों से किस प्रकार भिन्न है। ये चर्चा हम